Hello guys, so welcome back. This is the second part of the international relations योजना। अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मैं यहाँ पे लिंक आपको शेयर कर दूंगा। टॉप में आप लोग देख सकते हैं। ये उसका कंटिन्यूएशन वीडियो है। उसमें मैंने एक इसका इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करा है इसके इस पर्टिकुलर मैगजीन के लिए, कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स या नॉन यूपीएससी एस्पिरेंट्स को कैसे देखना चाहिए, और कौन से ऐसे एडिशनल चीज़ें हैं जो आप पढ़ सकते हैं इसके इसमें टॉपिक्स जो मैंने कवर नहीं करे इस वीडियो में। उसके लिए आप लोग चेक कर सकते हैं फर्स्ट वीडियो। और यहाँ पर मैं और उसमें और फर्स्ट वीडियो में मैंने पहले तीन आर्टिकल्स भी इसके कवर करे हैं इस मैगजीन के। उसके आगे के आर्टिकल्स इसके बाद मैं कॉन्सिक्वेंटली कवर करूँगा। तो होपफुली आप लोग के लिए ये इंजॉयबल रहेगा। दिस अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस इज द पार्ट 2 एंड पार्ट 1 के लिए आप लोग देख सकते हैं। मैं लिंक शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक शेयर कर दूंगा। मैं आप लोग उसको गो थ्रू कर सकते हैं। तो जैसा मैंने कि आप लोगों को बताया कि मैंने ऊपर कवर कर रखे हैं, पिछले वीडियो में मैंने पहले तीन टॉपिक्स को कवर किया है। पहले दो मेजर टॉपिक्स को कवर किया है, और पहला टॉपिक तो खैर इंट्रोडक्शन है, उसमें थोड़ा मैंने बताया आप लोगों को कि कैसे इसको यूज़ करना है इस मैगजीन को। उसके आगे के कवरेज यहाँ से होंगे। फर्स्ट टॉपिक इस पर्टिकुलर पार्ट में है, मैं इस पार्ट वीडियो में है वो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि काफ़ी एक इम्पोर्टेंट बॉडी है जो दुनिया के ट्रेड को रेगुलेट करती है और इंश्योर करती है कि एक प्रिंसिपल तरीके से और जस्ट तरीके से उसका फ्लो हो रहा है। कोई एक कंट्री मोनोपोलाइज नहीं कर रही है, या कोई जो डेवलपिंग नेशन है वो किसी तरीके का कोई ऐसा इशू नहीं फेस कर रहा है। तो उसको हम देखेंगे। इसके बाद हम लोग एक इम्पोर्टेंट फैसेट ऑफ इंडियाज डिप्लोमेसी देखेंगे, वो है डेवलपमेंट डिप्लोमेसी। कि किस तरीके से इंडिया अपने डेवलपमेंटल एड प्रोवाइड करके दूसरी कंट्रीज में एक सॉफ्ट पावर अपना प्रोजेक्ट करता है और रिलेशंस बेटर इंप्रूव करता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इंडिया इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का, हमेशा से रहा है। हम वसुधैव कुटुंबकम को हम फॉलो करते आए हैं। वी हैव ऑलवेज बीन द नेशन हु पुट्स द interests of others almost at par with our own। तो हम लोग कभी भी एक यूनिलैटरल डिसीजन नहीं लेते हैं। वी ऑलवेज ट्राई टू हेल्प द अदर्स अराउंड अस। तो हम लोग इस आर्टिकल में इसको उससे डील करेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इंडिया के रिसेंट टाइम्स में वेस्ट एशिया के साथ जो रिलेशंस है वो किन पिलर्स पे स्टैब्लिश्ड हैं, और क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या चेंजेस लाए जाने चाहिए। तो हम उससे डील करेंगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इंडिया के एक्सटेंडेड नेबरहुड का, वेस्ट एशिया। बेसिकली वेस्ट एशिया आपका रहता है पर्श इस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्ट में हम लोग ईरान को भी कंसिडर करते हैं वेस्ट एशिया में। तो ईरान और उसके बाद पर्शियन गल्फ से लेकर के आपके मेडिटेरेनियन तक, मेडिटेरेनियन सी जैसे आप लोगों का यहाँ पर है, तो यहाँ पर आपका टर्की है, उसको भी कंसिडर करते हैं। तो इसको टर्की इज द वेस्टर्न बॉर्डर, एंड ईस्टर्न बॉर्डर में हम कंसिडर करेंगे ईरान को। तो ये पूरा पार्ट जो है, एंड साउथ में ऑब्वियसली आपका सऊदी अरेबिया है, फिर यमन, ओमान, ये सारी कंट्रीज हैं। फिर छोटी गल्फ कंट्रीज हैं आपकी, यूएई, ये सारी बहरेन और कुवैत, इराक, तो इन सबको कंसिडर करा जाता है वेस्ट एशिया में। तो इसमें इससे इंडिया के कैसे रिलेशंस रहे हैं उसको हम देखेंगे इस पर्टिकुलर आर्टिकल में। इसके बाद हम लोग इंडियन डायस्पोरा जो है, जो कंसिडर करा जाता है कि इंडिया का दुनिया का लार्जेस्ट डायस्पोरा है, उसके क्या इश्यूज और चैलेंजेस फेस करते हैं वो लोग, और कैसे गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए इन चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए। फिर लास्ट लास्ट में हम लोग एक अलग टॉपिक से डील करेंगे जिसको यूजुअली कम इम्पोर्टेंस दी जाती है, अभी तक दी जा रही थी। इस बार होपफुली ये पर्टिकुलर गवर्नमेंट इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रही है। लेट्स सी हाउ इट गोज। वो है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन। तो अभी तक जो भी होता था वो मतलब एज अ पॉलिसी गाइडेड इतना ज़्यादा नहीं था। जो लोग जाते थे वो लोग एलिट्स ही जाते थे, क्योंकि उनके पास पैसा था, दे कुड अफोर्ड द ट्यूशन फीस एंड द लिविंग फीस एंड द लिविंग कॉस्ट्स फॉर एजुकेशन इन फॉरेन कंट्रीज। तो हम देखेंगे कि इसमें क्या चेंजेस लाए जा रहे हैं। हाँ, तो इस वीडियो के अब फर्स्ट टॉपिक को कवर हम करेंगे, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन।
एंड उसमें क्या आगे तीन चीज़ें हम देखेंगे इसमें, व्हाट बेसिकली व्हाट द फंक्शंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ डब्ल्यूटीओ आर, किन मायनों पे चलता है, वो कौन से ऐसे टास्क हैं जो परफॉर्म करता है वर्ल्ड ट्रेड में। फिर उसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा देखेंगे और उसमें क्या इश्यूज हैं और उनको कैसे चेंजेस हम आगे ला सकते हैं, व्हाट वुड बी द रोड अहेड। इसको हम कवर करेंगे इस आर्टिकल में। एंड अगर प्लेसिंग इन सिलेबस की बात करूँ तो कैटेगोरिकली जीएस 2 में एक सब टॉपिक मेंशन्ड है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस स्ट्रक्चर एंड मैंडेट करके, उसका उसके फर्दर सब डिविजन्स हैं। तो इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, तो इम्पोर्टेंट रहा है। हम इवन प्रीलिम्स में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। जैसे लास्ट ईयर 2020 में भी एक क्वेश्चन आया था अबाउट पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, तो वो उसका कॉन्सेप्ट भी डब्ल्यूटीओ के जो वो तीन तरीके की सब्सिडीज वो कैटेगराइज करता है, उसके ऊपर बेस्ड था। तो इस वजह से डब्ल्यूटीओ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नॉट जस्ट फॉर द मेंस बट आल्सो फॉर द प्रीलिम्स। हाँ। तो अगर कोर प्रिंसिपल्स की बात करी जाए, क्या है इनके, क्या इनके क्या फंक्शंस हैं डब्ल्यूटीओ के, तो वो है सबसे पहला जो वो काम करता है वो है मल्टीलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट्स जो हैं, जो बेसिकली इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करते हैं, जो कंट्रीज के बीच में बायलैटरली या मल्टीलैटरली, मतलब बायलैटरली तो नहीं बट मल्टीलैटरली मेनली, जो एक बेसिक मिनिमम लेवल ऑफ स्टैंडर्ड प्रोवाइड करते हैं, वो इसके अग्रीमेंट्स के थ्रू ही होता है। जैसे एक अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर करके है, वो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स को कवर करता है। ट्रिप्स है, वो आईपीआरस को कवर करता है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ आईपीआरस, ये इसके एग्रीमेंट का फुल फॉर्म है। तो ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होती है उनका किस तरीके से ट्रांजैक्शन होना है, उसके ऊपर उसको कवर करता है। जैसे आपके कॉपीराइट्स होती हैं, या फिर आपका पेटेंट्स है किसी और तरीके के, या जीआई है, जोग्राफिकल इंडिकेटर्स, इन सारे आईपीआर्स को कवर करता है। इसके अलावा ट्रिम्स है जो इन्वेस्टमेंट मेजर्स के ऊपर है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट मेजर्स। तो इन्वेस्टमेंट जब होता है किसी कंट्री, कोई कंट्री दूसरे कंट्री में इन्वेस्ट करती है, तो उसको कौन से राइट्स जरूरी हैं, उनके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये सब कवर करता है ये अग्रीमेंट। इसके अलावा स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट का जो अग्रीमेंट है, काफ़ी न्यूज़ में भी रहता है डब्ल्यूटीओ के, क्योंकि ये जो है ये कुछ डेवलपिंग कंट्रीज को स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है। तो जो डेवलपिंग नेशंस हैं जैसे इंडिया है और काफ़ी सारे अलग अलग नेशंस हैं, तो इनमें इनको उतना स्ट्रिंजेंट लॉज नहीं फॉलो करने पड़ते जो बाकी अग्रीमेंट्स में होते हैं। तो ये एक तरीके का मेटा अग्रीमेंट है, ये बाकी सारे अग्रीमेंट्स को अफेक्ट करता है, उनमें रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है डेवलपिंग कंट्रीज को। न्यूज़ में ये इसलिए रहता है क्योंकि कंट्रीज हमेशा, जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो ये क्लेम करती रहती है कि ये कंट्रीज कितना ज़्यादा फ़ायदा उठा रही है, उनके जीडीपी रेट्स इतने हाई हैं, और तरीके के एग्जांपल्स देती हैं कि इस वजह से इनको नहीं होना चाहिए डेवलपिंग में। फिर डेवलपिंग कंट्रीज आर्ग्यूमेंट देती हैं कि ऐसा नहीं है, हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हैं जैसे एजुकेशन, हेल्थ, और ये सारे जो हमारे HDI में कवर होते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, उसमें हम हमारी कंट्रीज अभी भी काफ़ी पीछे हैं आप लोगों की कंट्री से, तो हम नहीं एक लेवल पे आ सकते हैं अभी डेवलप्ड नेशंस के। फिर दूसरा है कि इट प्रोवाइड्स अ फोरम फॉर नेगोशिएशंस, मतलब कोई भी ट्रेड इश्यूज मल्टीलैटरल या बायलैटरल ट्रेड में होते हैं, तो उसके लिए डिस्कशन के लिए एक फोरम प्रोवाइड करता है डब्ल्यूटीओ। फिर अगर कोई डिस्प्यूट आता है, जैसे नेगोशिएशंस हो रहे हैं उस तरीके से डिस्प्यूट्स होने की पॉसिबिलिटी है ट्रांजैक्शंस में, तो डिस्प्यूट सेटलमेंट अंडरस्टैंडिंग जो इसका एक बेसिक सिस्टम है, DSS डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम है डब्ल्यूटीओ का, जो दोहा डेवलपमेंट राउंड में इसका फाइनलाइजेशन हुआ था, नहीं यूरुग्वे राउंड में ही हुआ था इसका फाइनलाइजेशन, तो उसमें इसको ये कवर करता है ट्रेड डिस्प्यूट्स को। तो ये एक उसका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि यहाँ पे मान लीजिए इंडिया और यूएसए में अभी डिस्प्यूट हुआ था कुछ टाइम पहले कि यूएसए जो सोलर पैनल्स इंपोर्ट करवा रहा था, उसमें मतलब जो सोलर पैनल्स का यूज करने वाली थी इंडस्ट्रीज वहाँ पे, उसमें उन्होंने लगा दिया था कि आपको एक इतना परसेंटेज ऑफ इंडिजिनस प्रोक्योरमेंट होना चाहिए, आपके सोलर पैनल्स इंडिजिनस होने चाहिए। तो इसके अगेंस्ट इंडिया ने जा करके फिर कहा था कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, हमारे लिए एक तरीके का बैरियर बन रहा है ट्रेड के लिए। तो उसमें इंडिया के पाले में जजमेंट दिया था डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी ने। इस तरीके से काफ़ी अलग अलग डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करता है। फिर ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज्म भी है ये, कि कोई एक कंट्री की ट्रेड पॉलिसी में क्या वो जो अग्रीमेंट्स के प्रिंसिपल्स हैं उनसे अडियर कर रही है या नहीं कर रही है। कोई कंट्री मान लीजिए एग्रीकल्चर में ऐसा कर दे रही है कि वो
इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली बढ़ा दे रही है या फिर बहुत ज़्यादा सब्सिडीज प्रोवाइड कर दे रही है, जिस वजह से डिस्टॉर्शन हो जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए ये ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज्म होता है, WTO ये परफॉर्म करता है। इसके अलावा फिर कोऑपरेट करता है जो मतलब दूसरे ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस की मेजर बॉडीज हैं, जैसे IMF है और वर्ल्ड बैंक है, इनके साथ कोलैबोरेट करता है WTO की किस तरीके से वर्ल्ड इकोनॉमी को शॉक से बचाया जाए, उसको वायबल रखा जाए और किसी तरीके का कोई फाउल प्ले ना हो। तो अब हम बात करेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है WTO का। तो ये काफ़ी सिंपलिस्टिक सा फ्लो चार्ट दे रखा है यहाँ पे। तो उसमें एक आपकी होती है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस विच इज़ द एपेक्स पॉलिसी मेकिंग बॉडी, जो जिसमें सारे कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं। ये 2 साल में एक बार होता है, टू आफ्टर गैप ऑफ 2 years ये मीट करते हैं। जैसे बाली मिनिस्ट्रियल के बारे में आपने सुना होगा, फिर ब्यूनस एयर्स में मिनिस्ट्रियल के बारे में आपने सुना होगा, 2017 में हुआ था। फिर अभी 2020 में होना था वहाँ पे, 19 या 20 में होना था वहाँ कजाकिस्तान में, तो वो पोस्टपोन हो गया था। तो इन सारी वजह से फिर आप मतलब ये होता है कि 2-2 साल के गैप में ये बॉडीज मिलती हैं, सारी कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, अपने क्लेम्स रखते हैं और डिसाइड करते हैं मेजर पॉलिसी फॉर्मुलेशंस पे। डिस्कशंस होते हैं, डिलिब्रेशंस होते हैं। फिर जो जनरल काउंसिल होती है वो आप कह सकते हैं एक तरीके से कि एपेक्स एग्जीक्यूटिव बॉडी है। तो ये डे टू डे फंक्शनिंग वाली बॉडी है, ये कंटिन्यूसली वर्क करती रहती है। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस तो 2 साल में मिलती है, बट जनरल काउंसिल का डे टू डे फंक्शनिंग रहता है। तो इट ऑल्सो परफॉर्म्स द एक्ट ऑफ अ डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी एंड अ ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी। जैसे मैंने अभी पिछले सेगमेंट में फंक्शंस एंड प्रिंसिपल्स में मैंने ये दिखाया था कि इसमें डिस्प्यूट सेटलमेंट और ट्रेड पॉलिसी रिव्यू ये दोनों इंपॉर्टेंट फंक्शंस है WTO के। तो जनरल काउंसिल ही परफॉर्म करती है वो फंक्शंस को। और अब देखा जाए तो कुछ काउंसिल्स होती हैं जो स्पेसिफिक इशू से डील करती हैं ट्रेड में, जो जनरल काउंसिल के अंडर होती हैं। जैसे गुड्स काउंसिल है, तो गुड्स से रिलेटेड कोई अगर इशू होता है तो उसमें उसके ऊपर रिलेटेड कोई पॉलिसी बनानी है, इम्प्लीमेंट करना है, तो वो उसको देखती है। सर्विसेज काउंसिल है। फिर IPRs को रेगुलेट करने के लिए IP काउंसिल है। फिर कमिटी, फिर ऐसे ही अलग अलग कमिटीज़ हैं, ये अब वो आपके उस पर डिपेंड करता है कौन कौन सी कमिटीज़ किस उस टाइम पे कौन सा चीज़ इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए कभी आई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ट्रेड पे कोई कमेटी बन जाएगी अगर कोई डिस्प्यूट होता है या फिर कुछ अगर चेंजेस आ रहे हैं उसमें। इस तरीके से कुछ एडहॉक कुछ परमानेंट कमिटीज भी होती हैं इसके अंदर। हाँ, आप देखते हैं कि इसमें प्रेजेंटली क्या इश्यूज फेस कर रहा है WTO। तो जो 3 मेजर हम इश्यूज एक तरीके से कह सकते हैं जो अभी प्रेजेंटली WTO फेस कर रहा है। सबसे पहला है जो एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन था WTO का, डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम। वो बिल्कुल डिसफंक्शनल हो चुका है। वो मतलब इस वजह से फंक्शन नहीं कर पा रहा है क्योंकि जो उसका दो दो लेवल्स होते हैं। एक तो आपका होता है बेसिक जो जनरल काउंसिल मीट करती है, DSB, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी के तौर तौर पे। फिर उसके ऊपर एक होता है एपेलेट बॉडी। तो एपेलेट बॉडी का जो मेंबर्स होते हैं उनके अपॉइंटमेंट के लिए डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी में वो चाहिए होता है, कंसेंसस चाहिए होता है। तो इस एपेलेट बॉडी के अपॉइंटमेंट्स नहीं हो पा रहे हैं इसमें, तो ये वेकेंट रह रही है, तो इट इज़ नॉट एबल टू फंक्शन क्योंकि इसका कोरम नहीं मीट हो पा रहा है। तो उसमें कई सारी डेवलप्ड कंट्रीज जैसे USA के अगेंस्ट ये रखा जाता है कि वो लोग ब्लॉक कर रहे हैं इनका इनका इसका अपॉइंटमेंट, क्योंकि कई सारे डिस्प्यूट्स हैं जिसमें USA डिफेंडेंट है। तो इस वजह से उसको ब्लॉक करने की कोशिश हो रही है। इस वजह से पूरा सिस्टम डिसफंक्शनल हो चुका है। एंड इस वजह से भी है फिर ये कि टूथलेस हो जाता है कि अगर आपने कोई भी हमने एग्रीमेंट लगाया भी है, तो आपको अगर कोई डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी नहीं है तो कोई भी उसको वायलेट कर सकता है, कोई उसके सैंक्शंस नहीं मिलेंगे किसी को, क्योंकि फाइनल एपेलेट बॉडी में चला जाएगा और एपेलेट बॉडी डिसफंक्शनल है। तो एक मेजर इशू है इस टाइम का WTO से रिलेटेड। फिर दूसरी चीज़ आती है कि नेगोशिएशंस में अगर हम देखें तो बहुत लिमिटेड सा परफॉर्मेंस रहा है WTO का। मतलब 1994 से ये फंक्शनिंग बॉडी है और ऑलमोस्ट इट हैज़ बीन 30 years, लेकिन उसके बस 3 मेजर अचीवमेंट है जो हम कह सकते हैं विद रिगार्ड्स टू नेगोशिएशंस। वो नहीं है कि मतलब आप ऑब्वियसली ट्रेड ड्यूटीज और इन सारी चीज़ों के इम्प्रूवमेंट उन्होंने काफ़ी दिखाए हैं। वर्ल्ड ट्रेड अब काफ़ी ज़्यादा फ्री है एज कम्पेयर टू बिफोर। बट नेगोशिएशंस के तौर पे सब लोगों का कंसेंसस बनाने के तौर पर वो इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ है।
बस ये एक्सपोर्ट सब्सिडीज कम करने में सक्सेसफुल हुआ है। और जो पीस क्लॉज अग्रीमेंट था कुछ कंट्रीज को दिया जाता है, जैसे इंडिया को दिया गया था। मैंने पिछले अपने आर्टिकल पिछले पार्ट में ये कवर करा है इंडिया को जो पीस क्लॉज मिला था फॉर मेंटेनिंग इट्स फूड सिक्योरिटी, तो जो सब्सिडीज प्रोवाइड करता है उसके लिए थोड़ा एग्जेम्पशन मिले थे। फिर तीसरा जो इम्पोर्टेंट नेगोशिएटेड सेटलमेंट है वो है टीएफए का, ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट। ये भी मैंने पिछले पार्ट में कवर करा है, इसका पार्ट इंडिया भी है। ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट का 2017 में इंडिया एंटर्ड इनटू दिस अग्रीमेंट। एंड ये बेसिकली रिड्यूस करता है कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्ट, मतलब जो बैरियर्स होते हैं ट्रेडिंग को, तो जिसकी वजह से कॉस्ट्स बढ़ जाती हैं एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग की, तो उसको कम करने के लिए एग्रीमेंट फाइनलाइज करा है। तो बट बाकी बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जो अभी हैं टेबल पे, लेकिन वो सेटल नहीं हो पा रहे हैं, कईयों में डिस्प्यूट्स आ जाता है। इवन एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट्स में डिस्प्यूट आ जाता है, जैसे एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर में रोज आता है डिस्प्यूट। फिर एक और रिसेंट इंसिडेंट है, आईटीए करके एक एग्रीमेंट, आईटी एग्रीमेंट करके है। तो उसमें उसका जो सेकंड पार्ट है, दो पार्ट्स में है ये एग्रीमेंट, तो इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें इंडिया के अगेंस्ट जापान, साउथ कोरिया ने और ताइवान ने डिस्प्यूट क्लेम किया था, क्योंकि इंडिया इज नॉट प्रोवाइडिंग, मतलब इंडिया इंडिजिनस कंटेंट प्रमोट कर रहा है, इंडिजिनस चीज़ों को, मतलब आईटी का जो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कंपोनेंट्स है वो इंडिजिनस प्रमोट कर रहा है, तो उसका अगेंस्ट इन्होंने किया था। फिर इंडिया ने के लिए ये बताया कि नहीं, हम लोग उस अग्रीमेंट का पार्ट नहीं है, हम ITA-1 का पार्ट है। तो इस वजह से कुछ डिस्प्यूट्स इसमें रहते हैं, जिसकी वजह से मोस्टली ये डेडलॉक में रहता है। मोस्ट मोस्ट नेगोशिएशंस डेडलॉक में रहते हैं। फिर क्रेडिबिल थर्ड जो प्रॉब्लम है डब्ल्यूटीओ की, वो है क्रेडिबिलिटी एंड रेलेवेंस की। मतलब कोई भी ऐसी बॉडी जो मल्टीलैटरल होती है उसमें ये प्रॉब्लम तो देखने को मिलती है, क्योंकि कोई भी ऐसा फोरम होगा जिसमें कुछ कंट्रीज, जैसे डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनको ज़्यादा कोटा मिला हुआ है, किसी तरीके का एडवांटेज है, उनका ज़्यादा क्लाउड है वहाँ पे, तो फिर ऑब्वियसली अदर कंट्रीज फील दैट दे आर नॉट बीइंग हर्ड वेल एनफ, और जो डब्ल्यूटीओ की फंक्शनिंग है दैट इज बीइंग डिस्टॉर्टेड, वो क्रोनी तरीके से चलाई जा रही है। इसके कुछ एग्जांपल्स थे कि जब यूएस और चाइना का स्पैट हुआ था ट्रेड का, जब 2017 में उन दोनों ने 2018 से उन्होंने एक्सचेंज करे थे एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा टैरिफ, जिसकी वजह से पूरा ट्रेड, पूरी ग्लोबल इकोनॉमी सेटबैक में चली गई थी। उसमें उसके बाद से ही मतलब ग्रोथ रेट तो जो था वो स्लो डाउन होना शुरू हुआ था अक्रॉस द वर्ल्ड। फिर खैर कोविड आ गया, बट स्टार्ट उसका उस टाइम से ही था, हो गया था, जब इन्होंने एक दूसरे के ऊपर अनरीजनेबल टैरिफ्स इंट्रोड्यूस कर दिए थे, लेकिन उनके ऊपर कोई सैंक्शन नहीं लगाया गया डब्ल्यूटीओ द्वारा। तो ये दिखाता है कि मतलब जो मेजर पावर्स हैं उनके अगेंस्ट एक्ट करने में आज भी हिचकता है। और यूएसए का दूसरा एग्जांपल ये भी था, उसने अपने ये इसको ब्लॉक कर रखा है अपॉइंटमेंट को। तो अब ये ऐसा अगर कोई मेजर पावर करेगी तो ऑब्वियसली डब्ल्यूटीओ के क्रेडिबिलिटी के ऊपर कोई एक हिट लगेगा। फिर रेलिवेंस की भी बात आती है कि आजकल के टाइम में कितना रेलिवेंट है डब्ल्यूटीओ, कि जब सब लोग मोस्टली जो अग्रीमेंट्स हो रहे हैं वो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स के थ्रू हो रहे हैं, कि कुछ कंट्रीज जिनके साथ अच्छे रिस्पॉन्सेज हैं, अच्छे रिलेशंस हैं, उनके साथ हम कंट्रीज बेटर वो कर रही हैं, अग्रीमेंट्स साइन कर रही हैं, उसके थ्रू चलता है ट्रेड। तो कितना रेलिवेंट है डब्ल्यूटीओ का, ये भी एक तरीके का क्वेश्चन मार्क है इस टाइम पर। फिर दूसरा जो प्रॉब्लम है वो है ग्रेजुएशन का, कि कुछ कंट्रीज जो डेवलप्ड नेशंस हैं वो कहते हैं कि इन कंट्रीज को डेवलपिंग टैग नहीं देना चाहिए। तो और इनको जो स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता है एग्रीमेंट ऑन स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट पे के अंडर, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर वही डेवलपिंग कंट्रीज का मान कहना है कि नहीं, हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट में अभी भी पीछे हैं, तो आप लोग ऐसा नहीं कर सकते, यू कांट फोर्स अस टू गिव अप दिस टैग टू गेट द बेनिफिट्स। क्योंकि हम एब्सोल्यूट टर्म्स में तो हम इम्प्रूव कर रहे हैं, बट इंडिविजुअल जो पर कैपिटा टर्म्स में हम इतना इम्प्रूव नहीं कर पा रहे इस टाइम। सो वी नीड द स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। फिर जो तीसरा इशू है वो है कुछ प्लूरिलैटरल ग्रुप्स बन रहे हैं, जो बेसिकली दे आर लेड बाय डेवलप्ड कंट्रीज, एंड ये लोग आपस में नेगोशिएट करते हैं। जैसे हमने देखा कि नेगोशिएशन में काफ़ी प्रॉब्लम आती है डब्ल्यूटीओ में, कि इतने सारे लोगों का कंसेंसस, जैसे 200 के अराउंड कंट्रीज हैं डब्ल्यूटीओ में, तो उन सब का कंसेंसस बनाना बहुत डिफिकल्ट एक सिचुएशन है, मतलब मेजोरिटी लाना भी बहुत डिफिकल्ट होता है। तो इस वजह से कुछ जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो आपस में ही नेगोशिएट करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से फिर वो यही सेम प्रॉब्लम आती है कि किसकी लाठी किसकी भैंस वाला सिचुएशन बन जाता है डब्ल्यूटीओ को लेकर के,
कि भैया हमारे किस हिसाब से चलेगा, सब लोग के कंसेंसस के हिसाब से चलेगा या फिर किसी कुछ लोगों के हिसाब से चलेगा ये पूरा। और इम्पोर्टेंट इश्यूज के टाइम पे होता है, जैसे इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिस्कशंस होते हैं ऐसे, और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, और ये सारे डिस्कशंस इतने इम्पोर्टेंट हैं कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स वाला डिबेट जो ये आईटी वाला मैंने बताया था आप लोगों को, आईटी है तो ये है, और फिर इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी डिस्कशंस होते हैं, नेगोशिएशंस होते हैं। तो अब ये सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनका जो सबको इफेक्ट करते हैं, किसी पर्टिकुलर ग्रुप को नहीं इफेक्ट करते, तो कुछ छोटे ग्रुप्स बना करके आपस में डिस्कस करना एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन। तो ये कुछ मेजर इश्यूज है जो डब्ल्यूटीओ फेस करता है। हाँ, तो अब हम बात करेंगे डेवलपमेंट डिप्लोमेसी। जैसे हम लोगों ने पहले भी देखा था फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में, मतलब फर्स्ट पार्ट वन ऑफ दिस पर्टिकुलर योजना इशू, उस जो जिसका लिंक मैंने आप लोग को बता रखा है और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा मैं। उसमें हमने देखा था कि डेवलपमेंट डिप्लोमेसी इज एन इम्पोर्टेंट फाउंडेशनल प्रिंसिपल ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। जो जो वो ग्लोबलाइजेशन करता भी है, दैट इज मोर ह्यूमन सेंट्रिक, कि वो डेवलपमेंट पे फोकस करता है। वो इस चीज पे इतना फोकस नहीं करेगा कि उसको कितने प्रॉफिट्स मिल रहे हैं या फिर उसका क्लाउड कितना बढ़ रहा है। वो इस चीज पे फोकस करेगा कि उस कंट्री के जो लोग हैं, दूसरी कंट्री के जो लोग हैं, वो कितना बेनिफिट कर रहे हैं फ्रॉम द एक्शंस ऑफ इंडिया विद दोज कंट्री, या फ्रॉम द रिलेशंस दैट इंडिया मेंटेन्स विद दोज कंट्रीज। तो प्लेसिंग इन सिलेबस की बात करते हैं, तो ये रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज जो एक सब टॉपिक है जीएस टू का, जीएस टू के आईआर का, तो उसके अंडर लाई करता है, क्योंकि इसमें हम दो कंट्रीज जो हमारे नेबर्स हैं उनसे डील करेंगे, एक है भूटान और एक है नेपाल। तो इस आर्टिकल में बेसिकली इन दोनों के मतलब इंडिया ने जो काम किया है उसको तो हम देखेंगे ही, बट इन दोनों कंट्रीज का क्या डिफरेंट रिस्पॉन्स आया है उसके लिए वो भी इसमें एड्रेस करा है। तो हम देखेंगे ये चीज। हाँ, तो बेसिक जो प्रेमाइसेस हैं ऑफ इंडिया फॉर डेवलपमेंट डिप्लोमेसी वो क्या है, क्यों इंडिया परस्यू करता है डेवलपमेंट डिप्लोमेसी एज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द फॉरेन पॉलिसी। तो दो सिंपल प्रेमाइसेस हैं। पहला है शेयर्ड सिक्योरिटी इंटरेस्ट एंड दूसरा है शेयर्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो सिंपल सी बात है कि पीस जब तक नहीं होगी तो प्रोस्पेरिटी होना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। वंस यू हैव पीस देन यू कैन एम फॉर प्रोस्पेरिटी। कहते हैं कि देयर इज नो प्रोस्पेरिटी ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ वॉर, ये तो बहुत एक कॉमन स्टेटमेंट है। तो अगर हम इंडिया इज एबल टू मेंटेन सिक्योरिटी ऑफ ऑफ द रीजन दैट इट लिव्स इन, तो वो उसके अपने लिए भी एक बेनिफिशियल स्टेप है, क्योंकि वो अपने प्रोस्पेरिटी, अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट में तभी फोकस कर सकता है जब आसपास का रीजन सिक्योर होगा। और दूसरी चीज है शेयर्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, की अगर हमने सिक्योर कर दिया है रीजन को, अब अगर हमको डेवलपमेंट करना है तो द बेस्ट थिंग इज कि हम आपस में एक दूसरे के साथ इतना अच्छे से इंटीग्रेटेड हो, हमारी इकोनॉमी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, कि एक तरीके से वो एक पूरा इतना वेल इंटीग्रेटेड रीजन बन जाए कि उन लोगों की जीडीपी एक दूसरे को कंट्रीब्यूट कर करके सारी इकोनॉमीज की जीडीपी इंप्रूव कर जाए इंडिविजुअली। जैसे कि आसियान में या फिर यूरोपियन यूनियन में हमने देखा है कि जो छोटी छोटी कंट्रीज आसपास में भी रहती हैं उन लोग का आपस में इतना ज्यादा फ्री ट्रेड होता है, फ्री मूवमेंट ऑफ सर्विसेज, गुड्स एंड इन्वेस्टमेंट होता है, कि वो पूरे रीजन को बहुत का इकोनॉमिक्स इंप्रूव कर देता है और इंडिविजुअल कंट्रीज के लिविंग स्टैंडर्ड्स इंप्रूव कर देता है। तो ये दो मेजर प्रेमाइसेस हैं इंडिया के फॉर परसुइंग डेवलपमेंट डिप्लोमेसी। डेवलपमेंट डिप्लोमेसी का सिंपल मतलब है कि डेवलपमेंट करने के लिए जो के मतलब डिप्लोमेसी दैट इज कैरिड आउट थ्रू डेवलपमेंट, कि एक कंट्री दूसरे कंट्री को सपोर्ट कर रही है डेवलपमेंट में उसके, और इस तरीके से डिप्लोमेटिक रिलेशंस इंप्रूव हो रहे हैं। तो ये दो मेजर प्रेमाइसेस हैं कि क्यों इंडिया ऐसा करता है। अब हम देखेंगे कि कुछ एक्शन जो इंडिया ने लिए हैं इसके चलते। तो जैसे पहले हम पैरामीटर देखेंगे, हिस्टोरिकल पैरामीटर अगर हम कंपेयर करें नेपाल और भूटान के रिस्पेक्ट में, तो नेपाल के साथ 1950 में ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन हुई थी, भूटान के साथ 1949 में ट्रीटी ऑफ कोऑपरेशन साइन हुआ, और एंगेजमेंट जो फाइनली इकोनॉमिक एंगेजमेंट और किसी तरीके का ये पॉलिटिकल सोशल एंगेजमेंट शुरू हुआ 1951 से हुआ नेपाल में, and in 19 since 1961 from with Bhutan।
फिर अगर फिजिकल एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, इंडिया ने कैसे दोनों कंट्रीज में कंट्रीब्यूट करा है इसमें, तो नेपाल में तीन जो जो फर्स्ट हाईवे, फर्स्ट एयरपोर्ट एंड फर्स्ट यूनिवर्सिटी, इन तीनों में इंडियन एड प्रोवाइडेड थी नेपाल को। त्रिभुवन हाईवे, त्रिभुवन एयरपोर्ट, त्रिभुवन यूनिवर्सिटी, इन तीनों में इंडिया ने सपोर्ट किया था नेपाल को इनके सेट टू सेट दीज अप। इसके अलावा स्मॉल प्रोजेक्ट्स एक स्कीम है जिसके अंडर इंडिया सपोर्ट्स हेल्थ, एजुकेशन, कम्युनिटी डेवलपमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स। अब जैसे रिसेंट टाइम्स में पशुपतिनाथ टेम्पल जो है वहाँ का, नेपाल का, जो बहुत फेमस माना जाता है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डेटीज है पशुपतिनाथ नेपालीज के। तो इस टेम्पल की सैनिटेशन फैसिलिटी डेवलप करी थी इंडिया ने। तो इस तरीके से दिखाता है कि जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में भी इंडिया कंट्रीब्यूट करता है नेपाल में। तो ये है कि इनसे कम्युनिटी के साथ अच्छे एक रिलेशंस बनते हैं, गुडविल बनता है इंडियन कंट्री इंडिया के लिए और नेपाल में। फिर अगर भूटान में देखें तो हम थिम्फू फेंगशोलिंग रोड जो है उसकी डबल लेनिंग में कंट्रीब्यूट करा है, इंडिया ने सपोर्ट किया था उनको। तो इम्पोर्टेंट, ये थिम्फू तो कैपिटल है उसकी भूटान की, और फंशोलिंग भी एक काफ़ी मेजर ट्रेड सेंटर है वहाँ का। तो इन दो को कनेक्ट में इनकी कनेक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए काम किया था। फिर पारो एयरपोर्ट के कंस्ट्रक्शन में इंडिया ने सपोर्ट किया है। वहाँ का जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है भूटान का, उसमें इंडिया ने काफ़ी अपना जो एक्सपीरियंस है इंडिया के डिस्कॉम्स का, उसको वहाँ से शेयर किया है, उनकी हेल्प करी थी। फिर अगर हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन में देखें तो नेपाल भूटान दोनों कंट्रीज ही हिमालयन कंट्रीज है, तो वहाँ पर हाइड्रो पावर जनरेशन कैपेसिटी या पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। तो इंडिया ने नेपाल में त्रिशूली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट और अरुण 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, इन दोनों में सपोर्ट किया है नेपाल को। अरुण 3 जो है ये अभी अंडर गोइंग है, त्रिशूली फंक्शनिंग है। तो दूसरा भूटान में अगर देखें तो भूटान की तो मोस्टली जो इकोनॉमी है वो पूरी हाइड्रो पावर की वजह से ही चलती है, एक तरीके से आप कह सकते हैं। और इंडिया के साथ जो उसने कोऑपरेशन बनाया है हाइड्रो पावर का, वो दैट कैन बी कंसिडर्ड अ मॉडल कोऑपरेशन बिटवीन एनी टू कंट्रीज विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रो पावर। मॉडल इसलिए है क्योंकि इससे बेटर प्रॉबेबली नहीं होगा कोई किसी तरीका कोऑपरेशन की। भूटान अपने पोटेंशियल, भूटान में इंडिया ने सपोर्ट करके पहले डैम्स बनवाए। जब डैम्स बन गए तो भूटान इंडिया को वो जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है वो बेचता है, एंड इंडिया उसके लिए पे करता है। तो ये भूटान है और यहाँ पे इंडिया है। भूटान इंडिया को एनर्जी दे रहा है, इंडिया भूटान को पैसा दे रहा है, फॉरेक्स बढ़ा रहा है भूटान का, यहाँ से मनी आ रहा है। और इंडिया को क्या फायदा हो रहा है, क्लीन एनर्जी मिल रही है, जो उसका SDG 7 है कि क्लीन एंड अफोर्डेबल जनरेशन ऑफ एनर्जी, वो फुलफिल हो रहा है इंडिया का। तो इस तरीके से एक आप समझ सकते हैं कि कितना एक सस्टेनेबल एंड म्यूचुअली बेनिफिशियल कोऑपरेशन है हाइड्रो पावर का भूटान के साथ हमारा। और कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे जलदाखा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, चुक्खा, फिर ताल, ऐसे करके मंगडेचू, कुरिंचू करके बहुत सारे भूटान में हाइड्रो पावर कोऑपरेशन, मतलब हाइड्रो पावर प्लांट्स बनवाए हैं इंडिया ने। फिर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ में इंडिया ने काफ़ी कंट्रीब्यूट करा है। जैसे नेपाल में अर्थक्वेक आया था तो उसमें जो इंडिया का NDRF है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, वो गया था ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करने के लिए, रेस्क्यू टीम्स बन करके, या फिर रिहेबिलिटेशन के लिए, इन सब में कंट्रीब्यूट करा है इंडिया ने नेपाल में। फिर अभी वैक्सीन मैत्री तो पता ही है आप लोगों को कि वैक्सीन के थ्रू भी इंडिया ने सपोर्ट किया है नेबरिंग, नॉट जस्ट नेबरिंग कंट्रीज, सब कंट्रीज को। तो भूटान और नेपाल में भी ये कंट्रीब्यूशन था। तो इस तरीके से इंडिया की डेवलपमेंट डिप्लोमेसी देखने को मिलती है हमको इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेपाल एंड भूटान रिलेशंस। हाँ, तो अब हम देखते हैं कि डिफरेंस क्या है इन दोनों कंट्रीज के रिस्पॉन्स में। अभी तो हमने देखा कि दोनों कंट्रीज के लिए इंडिया ने इक्वली सपोर्ट किया है दोनों कंट्रीज में डेवलपमेंट डिप्लोमेसी, तो डिफरेंस क्यों रहा है। तो नेपाल में रीजन है कि कुछ एक पॉलिटिकल ग्रुप है जो इंडिया को कंसिस्टेंटली उसको बिलिटल करता रहता है, कहता है कि इंडिया हम लोग को सपोर्ट नहीं कर रहा है, इंडिया हमारे अगेंस्ट है। और इसके कुछ लॉजिकल रीजनिंग भी है कि 2015 में जो लैंड ब्लॉक, जो ब्लॉकेड इंडिया ने कर दिया था लैंड का, मतलब अपनी साइड से जो चीज़ें मिल रही थी नेपाल को वो ब्लॉक कर दी थी बिकॉज ऑफ सर्टेन
इश्यूज विद रिगार्ड टू अ मधेसी कम्युनिटी इन नेपाल। तो इस वजह से नेपाल में एक तरीके से एक वो मिसट्रस्ट हो गया है इंडिया को लेकर के। दूसरी चीज़ नेपाल में है कि काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल पॉलिसी है उनकी, क्योंकि उनका जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो बहुत फ्रीक्वेंटली रिसेंट टाइम्स में चेंज हुआ है। पहले वो मोनार्की थी, फिर डेमोक्रेसी बनी, और अब प्रेजेंट टाइम में अथॉरिटेरियनिज्म, ये स्पेलिंग गलत आई है, अथॉरिट कम्युनिस्ट अथॉरिटेरियनिज्म देखने को मिल रहा है हमको केपी शर्मा ओली के अंडर। तो काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल है उसकी पॉलिसी, जिसकी वजह से जो डेवलपमेंट डिप्लोमेसी होती है वो उतना इफेक्टिव फ्रूट्स नहीं दे पाती। लेकिन भूटान में ऑन द अदर हैंड कोऑपरेटिव बायलैटरलिज्म प्रिंसिपल को एस्पाउस किया था। तो भूटान को पता है कि ये उनके एनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट में है कि वो इंडिया के साथ कोऑपरेट करें, इंडिया के साथ इकोनॉमिकली अपने आप को इंटीग्रेट और अलाइन करें। इस वजह से भूटान में आज के टाइम में देखा जाए तो वो अपनी मतलब अपना डेवलपमेंट इस बात पे देखते हैं कि वो कितने खुश हैं। मतलब जो हम हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करते हैं वो भूटान का ही इनोवेशन है। इस तरीके से हमको किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट देखना चाहिए। तो ये दर्शाता है कि वो लोग एक अलग स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में ऑलरेडी पहुंच चुके हैं विद द हेल्प ऑफ इंडिया ऑफ कोर्स। फिर पॉलिसी स्टेबिलिटी भी रही है वहाँ भूटान में हमेशा ही। जो इंडिया जो भी एडमिनिस्ट्रेशन आया है भूटान में, तो वो उसने हमेशा इंडिया को सपोर्ट किया है। इंडिया के कभी भी एंटागोनिस्टिक कोई काम नहीं किया है। इवन दो चाइना के साथ वो बॉर्डर करता है, चाइना ट्राइज टू इंटरफियर, लेकिन हमेशा भूटान का कंसिस्टेंट स्टैंड रहा है दैट इट्स इकोनॉमी इज वेरी वेरी डिपेंडेंट एंड वेरी म्यूचुअली बेनिफिशियल फॉर इंडियन इंटरेस्ट एज वेल। तो इस तरीके से एक स्टेबिलिटी मेंटेन रही है पॉलिसी में। इस वजह से भूटान में बेटर आउटकम्स देखने को मिले हमको। तो अब हम लोग देखेंगे रिलेशंस विद वेस्ट एशिया, इंडियाज रिलेशंस विद वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया एज अ कॉन्स्ट्रक्ट जो है वो मतलब कंट्रीज को, जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज है, जैसे starting from Turkey, then coming down to Syria, coming down to Saudi Arabia and Israel, then Iraq, then up to Iran, एंड नीचे की जो छोटी कंट्रीज हैं, जो एमिरेट्स हैं, जो वहाँ की यूनियन मतलब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैं, और एंड बाकी सारे बहरीन है, कुवैत है। इन सारी कंट्रीज से रिलेशंस को हम, इन सारी कंट्रीज को मिला के हम वेस्ट एशिया कहते हैं, और इंडिया के रिलेशन इन सारी कंट्रीज को देखते हैं, देखेंगे हम लोग। प्लेसिंग इन सिलेबस की बात करूंगा तो ये एक सब टॉपिक है, इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट्स। बेसिकली इन कंट्रीज के पॉलिसीज का डायरेक्टली इंडिया के इंटरेस्ट पे कैसे इफेक्ट पड़ता है। तो जो लिंक एंड एक्ट वेस्ट पॉलिसी थी, जो एक प्रिंसिपल है इंडियन फॉरेन पॉलिसी का, जिसको मैंने फर्स्ट वीडियो में कवर किया है, आप लोग देख सकते हैं उसमें जाकर के। तो ये एक इम्पोर्टेंट फॉरेन पॉलिसी प्रिंसिपल है इंडिया का। तो हम देखेंगे कि इसमें कन्वेंशनल एरियाज क्या थे इंडिया के साथ, इंडिया के इन कंट्रीज के साथ कोऑपरेशन में, और अपकमिंग एरियाज क्या है। इस फोटो में आप लोग, ये जो महाशय हैं, ये वो हैं, ये यूएई के प्रिंस, यूएई के किंग हैं, मोहम्मद बिन जायद। तो और ये मोदी जी हैं प्राइम मिनिस्टर इंडिया के, वो लोग वो उनके साथ मिल रहे हैं। तो ये दिखाता है कि काफ़ी क्लोज रिलेशंस हैं इंडिया के। हाँ, तो कन्वेंशनल एरियाज ऑफ कोऑपरेशन की बात करी जाए तो डायस्पोरा सबसे बड़ा एरिया ऑफ कोऑपरेशन है, कि ऑलमोस्ट 9 मिलियन प्लस पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन दे वर्क एंड लिव इन वेस्ट एशिया। फिर दूसरी चीज, इन 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 डायस्पोरा के लिए का जो परसेप्शन है इन कंट्रीज में, वो है कि दे आर ऑल डिसिप्लिन्ड, सिंसियर एंड हैव एन इथॉस ऑफ हार्ड वर्क। तो मतलब काफी अच्छा इनका परसेप्शन है इन कंट्रीज में इंडियन पीपल का। तो इस वजह से वो लोग काफी विलिंगली रिक्रूट भी करते हैं। मतलब यूएसए जैसा हाल नहीं है कि बिल्कुल सर पे चढ़ के बैठे हुए हैं कि H1B हम तुमको नहीं देंगे, तुम हमारी जॉब्स ले रहे हो, ऐसा नहीं है। वहाँ पे एक्चुअली में इन लोग को अच्छा इनकम दिया जाता है, अच्छा लाइफ दिया जाता है, एंड दे आर बिकॉज दे आर डिसिप्लिन, सिंसियर एंड हार्ड वर्किंग। फिर दूसरा जो कॉपरेशन एरिया है वो है एनर्जी सिक्योरिटी का, कि क्रूड ऑयल जिसके लिए बहुत जाना जाता है, ये पूरा रीजन ही सबसे ज़्यादा कंसिडर करा जाता है कि ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा दुनिया का जो रिजर्व है वो इन कंट्रीज में पाया जाता है।
पर्शियन गल्फ के अराउंड पाया जाता है। तो इस वजह से एनर्जी सिक्योरिटी के लिए काफ़ी डिपेंडेंस है कि मोर देन 2/3 ऑफ इंडियाज क्रूड ऑयल डिमांड्स आर मेट बाय दिस रीजन। एंड गैस की कहा जाए तो 80% मतलब नेचुरल गैस है आपकी, या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी है, ये सारी गैसेस का जो रिक्वायरमेंट है इंडिया का वो ऑलमोस्ट मोर देन 80% यहाँ जो इम्पोर्ट्स आते हैं उसके ऑलमोस्ट 80% यहाँ से आते हैं। मतलब ये ऑफ द इम्पोर्ट्स है, ये ऑफ इंडियाज रिक्वायरमेंट नहीं है, ये ऑफ द इम्पोर्ट्स है। 2/3 भी और 80%, मोर देन 80%। फिर कल्चरल एक्सचेंज भी एक कन्वेंशनल एरिया ऑफ कोऑपरेशन रहा है। रिलीजन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इसमें, क्योंकि इंडिया इज हैज़ अ थर्ड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। और ये जिसमें यहाँ पे जितनी कंट्रीज है उनका जो स्टेट रिलीजन है वो इस्लाम है, मोस्टली, मतलब इसराइल नहीं ऑब्वियसली, बट बाकी जो कंट्रीज है वहाँ पे इस्लाम इज़ अ प्रोमिनेंट रिलीजन और द मोस्ट प्रोमिनेंट रिलीजन। फिर बॉलीवुड काफ़ी देखा जाता है यहाँ पे। फूड म्यूज़िक काफ़ी फेमस है, क्योंकि हिस्ट्री, बेसिकली हिस्ट्री इंडिया की इंटीग्रेटेड रही है हमेशा से वेस्ट एशिया से। जो पर्शियन रूलर्स आते थे, जैसे मुगल्स थे, उनका कहा जाता है कि वहाँ से उनका ओरिजिनेशन है। एक तरीके से बाबर जो था वो टर्किक था अपने फादर साइड पे। तो इस तरीके से कहा जाता है कि इनके साथ हमेशा इंटीग्रेशन रहा है। और यहाँ के जो मेजर जो स्कॉलर्स थे जैसे फरिश्ता है, पर्शियन स्कॉलर थे, फिर फिरदौसी, ये सारे इस रीजन को बिलोंग करते हैं। और इन सब ने काफ़ी ज़्यादा कंटेंट लिखा भी है इंडिया के बारे में अपने वर्क्स में। और यहाँ के जो कल्चरल फैसेट्स हैं जैसे खाना पीना है या फिर आर्ट है, ये सारे हमको इंडिया के आर्ट में भी देखने को मिलता है, इंडिया के कल्चर में भी इसके फीचर्स देखने को मिलते हैं। इस वजह से हमेशा से ही काफ़ी स्ट्रांगली इंटीग्रेटेड कल्चर रहा है इंडिया का विद दीज। इसका इसी का कॉन्सिक्वेंस है कि डायस्पोरा आल्सो प्रेफर्स गोइंग हियर, कि कल्चरल इतना शॉक नहीं मिलता जैसा दूसरी वेस्टर्न कंट्रीज में, डेवलप्ड नेशंस में जाने को जा करके मिलता है हमको, वैसा नहीं होता है। इस वजह से लोग जाना भी यहाँ पे प्रेफर करते हैं। हाँ, तो अब हम देखेंगे अपकमिंग एरियाज ऑफ कन्वर्जेंस। ये तो कन्वेंशनल एरियाज हमने देख लिया, अब आगे फ्यूचर में कौन से एरियाज है जिसमें कि इंडिया इनके साथ अलाइन कर रहा है। तो रिन्यूएबल एनर्जी है फैसेट, आईएसए जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है। तो उसमें मेजरली कंट्रीज जो होती हैं वो ट्रॉपिकल एरियाज वाली कंट्रीज हैं, तो यहाँ की सारी कंट्रीज उसमें इन्वॉल्व हैं। तो इस तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी के लिए स्ट्रांगली इंटीग्रेटेड है, क्योंकि आईएसए जो है बेसिकली वो इंडिया का इनिशिएटिव है, इंडिया और फ्रांस का। तो उसके उसकी वजह से इंडिया का काफ़ी क्लोज कोऑपरेशन है इन कंट्रीज के साथ। फिर ये कंट्री भी चाहती है कि अपनी जो इकोनॉमी है वो डाइवर्सिफाई करे, जो क्रूड ऑयल की बेस्ड इकोनॉमी है उससे हटा करके हम दूसरी तरीके से ऑल्टरनेटिव मोड्स ऑफ एनर्जी को एक्सप्लोर करें। तो एक तरीके से दोनों के फायदे में है रिन्यूएबल एनर्जी कोऑपरेशन फॉर इंडिया एज वेल एज फॉर वेस्ट एशिया। फिर इन्वेस्टमेंट्स एक इम्पॉर्टेंट अपकमिंग एरिया है कि रिसेंटली अबू धाबी ऑयल कंपनी और अरामको जो सऊदी अरेबिया की लार्जेस्ट ऑयल कंपनी है, इन्होंने $44 बिलियन प्लेज का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है फॉर एन ऑयल रिफाइनरी इन रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र। तो फिर ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके से काफ़ी इन्वेस्टमेंट वेस्ट एशिया से भी यहाँ आ रहा है, जो काफ़ी अमीर लोग हैं वहाँ पर, जो शेखडम्स हैं वहाँ पर सारी, तो वहाँ का पैसा इंडिया में इन्वेस्ट करा जा रहा है। और सिमिलरली इंडिया के भी इन्वेस्टमेंट्स बाहर जा रहे हैं। कई सारी वहाँ की जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहाँ के, खास करके जैसे सीरिया वगैरह या फिर ईरान में भी हम डेवलप कर रहे हैं। ईरान में हम चाबहार पोर्ट डेवलप कर रहे हैं और काफ़ी सारे और चीज़ों में भी कोऑपरेट कर रहे हैं। इस तरीके से एक म्यूचुअल फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट्स भी है। सिक्योरिटी इंटरेस्ट दोनों के लिए कॉमन है, मैरीटाइम सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है दोनों के लिए, क्योंकि रेड सी जो है, जो बेसिकली लाई करता है बिटवीन अफ्रीका एंड वेस्ट एशिया, वो वहाँ पे काफ़ी पायरेसी होती है, तो उसके एंटी पायरेसी एक्सरसाइजेस में कोऑपरेट करते हैं दोनों साथ में। अरेबियन सी में भी एक्सरसाइजेस जो होती हैं या कोई पायरेसी के अगेंस्ट काम करना होता है तो उसमें कोऑपरेट करते हैं। और फ्यूचर में भी इसका कोऑपरेशन बढ़ता जाएगा धीरे धीरे करके। भी रिसेंटली एक जॉइंट एक्सरसाइज भी हुई थी इंडिया की आर्मी नेवी की, मतलब इंडियन मिलिट्री की, विद द मिलिट्री ऑफ दीज कंट्रीज, मिलिट्रीज ऑफ दीज कंट्रीज, डेजर्ट फ्लैग एक्सरसाइज इसका नाम था।
यूएई, बहरेन, ये सारी कंट्रीज इन्वॉल्व थी और बाकी यूएसए वगैरह भी इसमें इन्वॉल्व थी, बट मेनली ये डेजर्ट फ्लैग एक्सरसाइज जो थी वो वेस्ट एशिया ने होस्ट करी थी। वेस्ट एशिया। तो ये है फिर अब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के थ्रू भी यहाँ के ये इंडिया को सपोर्ट कर रहा है। जैसे इसराइल का यूएवी टेक्नोलॉजी पे इंडिया काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट रहता है, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा जो बिल्कुल कटिंग एज टेक्नोलॉजी है ड्रोन्स की, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स की, वो वहाँ से इंडिया को मिलती है और इंडिया टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के थ्रू अपनी कैपेसिटी बिल्ड करता है। इसके अलावा नेवल स्ट्रैटेजी एंड लॉजिस्टिक्स बेस भी बनाया हुआ है इंडिया ने दुर्गम पे अपने। जो पोर्ट है ओमान में, इट लाइज ऑन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, तो काफ़ी एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। यहाँ पर इंडिया ने अपना स्ट्रैटेजी एंड लॉजिस्टिक्स बेस बना रखा है, इंडियन नेवी ने। स्ट्रैटेजिक इन्वॉल्वमेंट भी इंडिया का धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है वेस्ट एशिया से। पहले इतना ज़्यादा नहीं था क्योंकि इंडिया पहले तो नॉन अलाइंड था, किसी भी ऐसी इसमें नहीं पड़ता था चीज़ों में। बट जैसे जैसे इंडिया का स्टेचर बढ़ता जा रहा है, इट हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड एंगेजिंग मोर इन अ स्ट्रेटेजिक मैनर विद वेस्ट एशिया। जैसे जो पॉलिसीज हैं इंडिया की वहाँ की वेस्ट एशिया से रिलेटेड, वहाँ की स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, वो है डी हाइफिनेशन की, कि वेस्ट एशिया एक बेसिकली बहुत ज़्यादा कॉन्टेस्टेड एरिया है। अलग अलग तरीके के इश्यूज है उसमें जो वो फेस करता है, जैसे इसराइल वर्सेस द अरब्स, मतलब जूस वर्सेस द अरब्स कॉन्फ्लिक्ट है वहाँ पर। फिर सुन्नीज वर्सेस शियास कॉन्फ्लिक्ट है वहाँ पर, जैसे ईरान रिप्रेजेंट शिया एंड सऊदी अरेबिया रिप्रेजेंट सुन्नी। और फिर यमन में कॉन्फ्लिक्ट है, काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं वहाँ पर। तो इंडिया की हमेशा से जो पॉलिसी रही है वो रही है डिहाइफिनेशन की, कि हम आप हमारे एक कंट्री के साथ जो रिलेशंस होंगे, दे विल नॉट हैव अ बेयरिंग ऑन द रिलेशंस विद अदर कंट्रीज। हम ये नहीं कह रहे कि अगर हम ईरान को के साथ अलाइन अलाइन नहीं, हम ईरान के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं तो हम सऊदी अरेबिया को हमसे किसी तरीके का कोई खतरा है। हम उस तरीके से हम अपनी पॉलिसी बना ही नहीं रहे कि हम किसी एक के साथ अलाइन हो जाए। हम अपने जो म्यूचुअल इंटरेस्ट्स हैं उनके लिए अलाइन हो रहे हैं, और हम सिमिलरली सऊदी अरेबिया से भी अलाइन होंगे। इस तरीके की पॉलिसी हमेशा से इंडिया की रही है। और रिसेंटली जैसे अब्राहम अकॉर्ड साइन हुआ है, तो ये बिटवीन यूएई बहरेन एंड यूएई बहरेन एंड इसराइल साइन हुआ है। तो एक तरीके से जो अरब जू कॉन्फ्लिक्ट जूस अरब कॉन्फ्लिक्ट है उसको कम करने के स्टेप के लिए इम्पोर्टेंट स्टेप है, तो ये इंडिया के लिए बेनिफिशियल है। फिर स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल सऊदी अरेबिया, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया ने शुरू करी है इस बार 2020 में, जिसमें उसने अपने विजन 2030 में इंडिया को एक इम्पोर्टेंट पार्टनर बताया है। तो ये भी दिखाता है कि किस तरीके से स्ट्रेटेजिक इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो रहा है वेस्ट एशिया से इंडिया का। एंड जम्मू एंड कश्मीर इशू में भी इतना ज़्यादा वेस्ट एशिया से प्रेशर नहीं आया जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। मोस्टली वो आया टर्की से आया, या मलेशिया से आया, या चाइना से आया, क्योंकि वो पाकिस्तान के वो हैं सपोर्टर्स हैं। बट वेस्ट एशिया से इतना ज़्यादा हमको देखने को नहीं मिला। तो ये भी दिखाता है कि इंडिया हैज़ बीन engaging more in a diplomatic sense, and इंडिया के एक्शंस के लिए, इंडिया के पॉलिसीज के लिए भी जो एक कहा जाता है कि एक रिसेप्टिव है ये कंट्रीज वहाँ की। तो इंडिया के इंटरेस्ट को भी ये लोग रिस्पेक्ट करते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे इंडियन डायस्पोरा इश्यूज एंड चैलेंजेस क्या है इंडियन डायस्पोरा से रिलेटेड। तो इंडिया का जो डायस्पोरा है, दैट इज द पीपल that are non-resident Indians, the NRIs, and the PIOs, persons of Indian origin। तो ये दो कम्युनिटीज हैं जो कंस्टिट्यूट करती हैं इंडियन डायस्पोरा को। एंड अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड माइग्रेशन ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट, इंडिया हैज द लार्जेस्ट डायस्पोरा इन द एंटायर वर्ल्ड and also receives the highest number of remittances, that is the money that these people, the NRIs and their PIOs, send back to India या invest in India। इसमें India also is the leader, therefore the Indian diaspora is a very important part of the Indian community। और इसका अगर मैं प्लेसिंग इन सिलेबस की बात करूँ तो अलग से ये मेंशन्ड है एज अ सब कैटेगरी अंडर इंटरनेशनल रिलेशंस इन GS2। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि क्या मेजर इश्यूज है जो इंडियन डायस्पोरा फेस करता है। uh, तो ये अलग अलग एरियाज में, जहाँ वेस्ट एशिया, US, कनाडा एंड UK, और
बाकी कंट्रीज में अलग है, मतलब जो मेजर स्पेसिफिक इश्यूज जो वो फेस करते हैं डिफरेंट इन डिफरेंट कंट्रीज। तो वेस्ट एशियन रीजन में जो कंट्रीज है वहाँ पर जो इश्यूज फेस करते हैं वो है कि क्योंकि उनकी इकोनॉमी काफ़ी ऑयल बेस्ड है, तो लो ऑयल प्राइसेस की वजह से कई बार उनको रिट्रेंचमेंट फेस करना पड़ता है, जॉब कट्स फेस करना पड़ता है उन लोगों को, क्योंकि दे आर यूजुअली द इंडस्ट्रियल कॉलर, मतलब द ब्लू कॉलर वर्कर्स, तो उन लोग के पास इतनी सेफ्टी नहीं होती या इतना वो कुशनिंग नहीं होती जिसपे वो या सोशल सिक्योरिटी प्रोविजंस नहीं होते जिसपे दे कैन फॉल बैक अपॉन। फिर दूसरा है रीजनल इंस्टेबिलिटी है इस एरिया में, तो कई बार हमें सुनने में भी आता है कि कुछ इंडियंस किसी वजह से किसी टेररिस्ट टेररिस्ट ग्रुप के हॉस्टेज बन गए हैं, किसी भी वजह से डिफिकल्टी फेस करते हैं, या फिर जैसे वो वाली मूवी है कुवैत वॉर के टाइम की एयरलिफ्ट, तो सिमिलरली ऐसी सिचुएशंस काफ़ी अराइज हो जाती है जिसमें कि दे आर फोर्स टू कम बैक। फिर कंपटीशन भी अब धीरे धीरे करके बढ़ रहा है विद फिलिपिनोज एंड नेपालीज फॉर दीज जॉब्स, जिन जॉब्स पे इंडियन जाते थे उसके लिए अब फिलीपीन के लोग और नेपाल के लोग, ये लोग भी उस सेम जॉब के लिए compete कर रहे हैं। फिर काफाला और निताकत सिस्टम है जो एक यूनिक चैलेंज यहाँ पे लोग फेस करते हैं। कफाला में क्या होता है कि जो आपके इमिग्रेट जो बंदा इमिग्रेट करके जा रहा है वेस्ट एशिया में जॉब करने के लिए, तो उसके डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो ओनर रख लेता है, एंड बेसिकली एक तरीके का वो बॉन्डेड लेबर जैसा सिस्टम हो जाता है। वहाँ पे ओनर के पास डॉक्यूमेंट्स रहते हैं किसी भी इमिग्रेंट के, तो ही कांट बेसिकली बिकम डिसलॉयल या फिर कहीं और जाके कि वो काम नहीं कर सकता। फिर दूसरा जो है निताकत का सिस्टम सऊदी अरेबिया में फेस करा जाता है, जहाँ पर देर इज सर्टेन अमाउंट ऑफ जॉब्स दैट आर रिजर्व्ड ओनली फॉर सऊदी लोकल्स। तो इस वजह से भी मतलब कई लोगों को जॉब नहीं मिल पाती वहाँ जाकर। फिर यूएस कनाडा यूके में थोड़े डिफरेंट टाइप के चैलेंजेस फेस करते हैं, जैसे H1B वीज़ा इशू है यूएसए में, कि वहाँ पर एक कैप लगा दिया गया है कि इतने ही H1B वीज़ाज दिए जाएंगे, और बिकॉज 70% ऑफ एवरी ईयर 70% ऑफ दी H1B visas that are issued every year are given to Indian NRIs या Indian people of Indian origin, तो बहुत सबसे ज़्यादा इंडियन कम्युनिटी को इम्पैक्ट करता है। फिर दूसरा है कि वर्क परमिट्स की प्रॉब्लम फेस करते हैं यूके में इंडियन डायस्पोरा की। वहाँ पर जो स्टूडेंट्स जा करके पढ़ाई भी कर रहे हैं, दे ओनली गेट अ 2 ईयर मैक्सिमम ऑफ 2 ईयर वर्क परमिट आफ्टर दैट। तो ये काफ़ी एक मेजर इशू है इंडियन इंडियन और यूनाइटेड किंगडम के रिलेशंस के बीच में, काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर ये हॉटली डिबेटेड टॉपिक रहता है। फिर मोबिलिटी में भी कई बार इशू रहता है कि जो पीएचडी स्टूडेंट्स होते हैं या फिर कोई और हाई, मतलब फोर्थ या फिफ्थ सेक्टर के वर्कर्स हैं जो टर्शरी मतलब नॉलेज जनरेशन वाले, या फिर पॉलिसी में स्टेज पॉलिसी लेवल में जो लोग काम करते हैं उनके मूवमेंट्स में भी इश्यूज देखने को मिलता है। जो पीएचडी वर्कर्स हैं, मतलब पीएचडी ग्रेजुएट्स हैं, और इन लोग को रिसर्च करने के लिए भी काफ़ी इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। और आज मतलब आसिया इस्लाम करके एक इशू, आसिया इस्लाम करके एक इंडियन पीएचडी होल्डर थी जिन्होंने वहाँ से पीएचडी करी यूके में, बट शी वाज फोर्स बैक। तो ये काफ़ी एक मेजर इशू रहा था, ये आसिया इस्लाम एक लेडी हैं, तो इन्होंने अपनी सोशोलॉजी में पीएचडी करी थी यहाँ से यूके से, बट शी फेस अ लॉट ऑफ इश्यूज एंड अ लॉट ऑफ वो प्रॉब्लम्स इन प्रूविंग हर सॉर्ट ऑफ वर्थ कि वहाँ पे वो काम कर पाए। तो बाय आफ्टर विच शी वाज फोर्स बैक, तो काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, एंड फाइनली शी वाज अलाउड टू वर्क। तो इस तरीके के इश्यूज होते हैं। फिर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी मेजर एक इशू है जो लोग यहाँ पर फेस करते हैं, वाइट सुप्रीमेसी वाले जो इशू होते हैं। ये जो कुछ जनरल इश्यूज हैं जैसे साइकोलॉजिकल एंड सोशियो कल्चरल इश्यूज है, वो ऑलमोस्ट हर जगह लोग फेस करते हैं, कि एक कल्चरल शिफ्ट देखने को मिलता है जब भी आप किसी नई कंट्री में सेटल करते हैं। फिर अपने दोस्त वगैरह सब छूट जाते हैं, अपनी फैमिली छूट जाती है, अपने बच्चे, अपनी बीवी, अपने घर वाले सब छूट जाते हैं आपके पीछे। कई फ्रेंडशिप छूट जाती है जो आपकी घर में रहती हैं, फील अ लॉट ऑफ यू फील एक्सट्रीमली अलोन अगर आप वहाँ पे एक्लेमेटाइज नहीं कर पाते हैं उस कल्चर के साथ। फिर कोविड 19 में भी काफ़ी चैलेंजेस फेस करे इंडियन डायस्पोरा ने।
कि उन लोगों के पास जॉब्स नहीं मिल रही थी, उनको सोशल सिक्योरिटी की कवरेज नहीं मिल रहा था। तो काफ़ी इश्यूज फेस करे हैं इंडियन डायस्पोरा ने कोविड-19 के टाइम में भी। अब देखते हैं कौन से स्टेप्स लिए हैं सरकार ने इसको रिड्रेस करने के लिए। हाँ, तो अब इनको रिड्रेस करने के लिए काफ़ी स्टेप्स लिए हैं सरकार ने। फॉरेन पॉलिसी लेवल पे स्टेप्स लिए गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज इंडियन अफेयर्स जो हुआ करती थी, वो अब एक्सटर्नल अफेयर्स का पार्ट बन चुकी है। फिर नई एम्बेसीज खोली गई हैं लैटिन अमेरिका एंड अफ्रीकन कंट्रीज़ में, तो ताकि लोग वहाँ पर कनेक्ट कर पाए, और लोग जो लोग वहाँ पर एनआरआईज या पीआईओज रह रहे हैं, दे कैन ऑलवेज हैव अ पोर्ट ऑफ कॉल। फिर कई मेमोरेंडा ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करे गए हैं, जैसे ये सोशल सिक्योरिटी के लिए, या फिर कोई इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसको टैकल करने के लिए, जैसे कफाला सिस्टम था, नेताका सिस्टम है, इन सबको टैकल करने के लिए गल्फ नेशंस के साथ एमओयू साइन करे गए हैं। फिर प्रवासी कौशल विकास योजना भी लॉन्च करी गई है, जो बेसिकली उन कंपटीशन जो फिलीपीन और नेपाल के लोगों से मिल रहा है, तो उसको टैकल करने के लिए बाय अपस्केलिंग दी एमिग्रेंट्स, जो लोग जा रहे हैं बाहर उनको स्केल करके भेजने की के लिए ये स्कीम चलाई गई है। फिर ओवरसीज कार्ड, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया स्कीम, ओसीआई स्कीम 2005 में लॉन्च हुई थी। तो ये भी काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, बिकॉज इट हेल्प्स इन टैकलिंग द साइको सोशल इश्यूज, क्योंकि ये लोग इससे फिर ऐसा रहता है कि जो लोग बाहर भी रहे हैं, दे ऑलवेज फील कनेक्टेड एंड दे हैव द लग्जरी ऑफ वीज़ा फ्री लाइफ टाइम रिटर्न। कोई रजिस्ट्रेशन उनको नहीं करना पड़ता जब वो यहाँ पर आकर के रहते हैं, जो कि यूजुअली 6 महीने पे लोगों को करना रहता है। बट इफ़ यू आर एन ओसीआई देन यू गेट वीज़ा। पहली बात तो वीज़ा फ्री रहता है लाइफ टाइम के लिए, और दूसरा रहता है कि आपको यू डोंट हैव टू रजिस्टर आफ्टर एवरी 6 मंथ्स। फिर इसके बाद एक मदद पोर्टल खोला गया है, तो कोई भी ग्रीवांस फेस करते हैं इंडियन डायस्पोरा के लोग, तो वो उसको रिड्रेस करने के लिए ये पोर्टल है। फिर जब कोई भी ऐसा डिज़ास्टर या कोई भी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस होती है, तो वहाँ पर इंडिया के हमेशा मिशंस जाते हैं उनको टैकल करने के लिए, जैसे कोविड के टाइम पे वंदे भारत और समुद्र सेतु मिशंस थे। फिर ऑपरेशन राहत 2015 में चलाया गया था यमन से लोगों को बाहर निकालने के लिए। जब यमन में 2015 में 2014 के एंड और 2015 में जब अभी जो वॉर कंटिन्यू चल रही है वो शुरू हुई थी, तब ऑपरेशन राहत इनिशिएट किया गया था लोगों को वापस लाने के लिए। फिर प्रवासी भारतीय दिवस चलाया जाता है, जो कि रिकॉग्नाइज करता है इंडियन डायस्पोरा के कंट्रीब्यूशन को, नॉट नॉट जस्ट टू नॉट जस्ट टू द इकोनॉमी, बट एज अ नेशन, एज अ होल एंड अ सोसाइटी, की इंडिया को जाके वो रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ पे और अच्छा काम करते हैं। तो इससे भी जो साइको सोशल इश्यूज हैं उनको टैकल होता है, कि कोई एक फीलिंग ऑफ वो लगता है, बिलोंगिंग रहती है। अब बात आती है कि आगे कैसे चीज़ें हमको क्या फोकस करना चाहिए। तो कुछ चीज़ें जो हम देख सकते हैं वो है कि अगर हमको इंडिया से और ज़्यादा में इन्वेस्टमेंट बढ़वाना है एनआरआईज के थ्रू, तो हम स्पेशल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स देख सकते हैं। इनके लिए जो स्पेसिफिकली एनआरआईज या पीआईओज के लिए ही सब्सक्राइब करने के ऑप्शन होंगे। जैसे इसराइल बॉन्ड्स हैं, तो उसमें इसराइल का इतना बड़ा जूश डायस्पोरा है, एंड लोग पीपल, द जूश पीपल, दे वांट टू इन्वेस्ट इन इसराइल, तो काफ़ी ज़्यादा लोग इसको सब्सक्राइब करते हैं। ऐसे सिमिलर टर्म्स पे इंडिया के लिए भी एक इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स लगाए जा सकते हैं इंडियन पी एन के लिए। फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए जा सकते हैं जिसमें वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये एन आर आईज एंड पी आई ओज। और तीसरी चीज़ है कि जो सेकंड जनरेशन पी आई ओज है, जो जिसमें पॉसिबिलिटी है कि वो इतने ज़्यादा कनेक्टेड ना हो इंडिया से, तो उस उन पे फोकस करना भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी वो इंडियन कल्चर से बिल्कुल ही डिसकनेक्टेड। तो भारत को जानिए, और ऐसी तरीके की स्कीम्स या फिर भारत दर्शन, इस तरीके की स्कीम्स चलाई जानी चाहिए, जाकि ताकि दे ऑल्सो फील कनेक्टेड इन द फ्यूचर विद द कंट्री। अब हम देखेंगे इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन को। तो इसमें ये क्या है कि धीरे धीरे करके ग्लोबलाइजेशन की वजह से काफ़ी इंटरनेशनलाइजेशन हुआ है हायर एजुकेशन का। वी ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस हैव और बीन, इधर वी हैव गॉन आउटसाइड एंड गॉन आउटसाइड टू स्टडी और टू डू सम इंटर्नशिप्स, रिसर्च इंटर्नशिप्स, या जॉब करते हैं वहाँ पे, या फिर हम लोग के कोई जान पहचान में है जो बाहर रह रहा है और हु हैज़ कैरिड आउट हिज एजुकेशन फ्रॉम दी एस्टीम्ड यूनिवर्सिटीज अब्रॉड। तो ये इस टॉपिक से ये आर्टिकल डील करता है। एंड अगर पेसिंग इन सिलेबस की बात करूँ, तो इश्यूज रिलेटेड टू एजुकेशन जो कि सोशल जस्टिस का पार्ट है, उसमें ये
उसके अंडर ये लाई करेगा। फिर पॉलिसीज ऑफ डेवलपमेंट डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज अफेक्टिंग इंडियन इंटरेस्ट, जो कि आईआर का पार्ट है, उसके अंडर भी लाई कर सकता है ये। हाँ, तो अब हम देखते हैं कि क्या बेसिकली कॉन्टेक्स्ट है हायर एजुकेशन का इन इन एज एज अ पार्ट ऑफ बीइंग अ ग्लोबलाइज्ड एंटिटी। तो जो कुछ ट्रेंड्स रहे हैं, अब जैसे ये रीसेंट ट्रेंड्स हम लोग देखेंगे, जैसे पास्ट में तो काफ़ी ज़्यादा इंडिया वाज अ हब ऑफ एजुकेशन। नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला करके बहुत सारी यूनिवर्सिटीज थी जिसमें मेजर स्कॉलर्स आया करते थे, वहाँ पे स्टडी करके जाया करते थे। जैसे ह्यून सांग और फाहियन, इन लोगों ने विजिट किया है, और भी जो वेस्ट वेस्ट इराक और वेस्ट वेस्ट एशिया के भी स्कॉलर्स आया करते थे। लेकिन 1990 से 2020 का जो पीरियड है, इसमें बेसिकली जो डोमिनेशन रहा है वो कुछ मेजर कंट्रीज का रहा है, वो है यूएसए एंड यूके। तो ये दो कंट्रीज हैं जो जिन्होंने डोमिनेट करा है, जिनकी यूनिवर्सिटीज ने इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन को डोमिनेट करा है। पीपल वांट टू गो एंड स्टडी हियर। तो कुछ जो ट्रेंड्स हैं वो ये है कि अब जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है, दे हैव देयर ओन रेपुटेशन, कि यार कैम्ब्रिज की अपनी रेपुटेशन है, ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड की अपनी रेपुटेशन है। तो उनकी रेपुटेशन को देख करके लोग जाते हैं, एंड दे और द इंस्टीट्यूशंस आर आल्सो फोकसिंग ऑन इम्प्रूविंग देयर रेपुटेशन। फिर वही बात कि कुछ लोगों ने ही लीड किया है, बहुत स्क्यूड तरीके से इंटरनेशनलाइजेशन हुआ है हायर एजुकेशन का। बेसिकली 50% of the international या फॉरेन स्टूडेंट्स जो दे ऑल एनरोल इन 5 कंट्रीज ओनली। तो ये 5 कंट्रीज हैं, एक तो यूएस, यूके, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, देन देर इज कनाडा, एंड देन देर इज न्यूजीलैंड। तो ये जो पांचों कंट्रीज जो इंग्लैंड इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं, इन्होंने डोमिनेट किया है इंटरनेशनलाइजेशन को, हायर एजुकेशन की। फिर तीसरा जो ट्रेंड है कि अगेन इट हैज बीन वेरी स्क्यूड फॉर ओनली एन एलीट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। जो सबसे अमीर लोग होते हैं यूजुअली वो लोग भेजते हैं अपने बच्चों को, या फिर बहुत ज़्यादा, अब हम सबको पता है कितना ज़्यादा लोन लेना पड़ता है लोगों को बाहर भेजने के लिए, या फिर क्या स्कॉलरशिप की ज़रूरत पड़ती है, उसके बिना नहीं जा सकते। फिर कई ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, सिर्फ एजुकेशन नहीं बट और भी बाकी सारे ऑब्जेक्टिव्स रहे हैं जो कि गाइड करते हैं इंटरनेशनलाइजेशन को, हायर एजुकेशन के। कि जैसे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं कि किसी एक कंट्री से अगर इकोनॉमिक बेनिफिट है तो वहाँ के स्टूडेंट्स को हमने प्रेफर कर दिया है। पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट है उन कंट्रीज़ के साथ, तो हम उनको प्रेफर कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। इस वजह से कई बार इंडियंस को इशू फेस करना पड़ता है कि अगर इंडिया के किसी एक कंट्री से बहुत अच्छे रिलेशंस नहीं हैं, तो उनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है उस कंट्री में, या फिर पॉलिटिकल लेवल पे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। फिर अगर इंडिया में देखा जाए तो इंडिया में आज भी बहुत एडहॉक और केस टू केस अरेंजमेंट है, कि एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी फ्रंट नहीं था अभी तक, काफ़ी रीसेंट तक, कि कैसे हमको इंटरनेशनलाइजेशन से डील करना है विद रिस्पेक्ट टू एजुकेशन। मतलब हम ठीक है, जिस बच्चे को इंटरेस्ट था वो चला जाता था, जिसके पास फंड्स या रिसोर्सेज थे वो चले जाते थे, और जो लोग मे बी इंडिया में जिनकी सी जान पहचान है तो वो लोग इंडिया में आके पढ़ लेते थे। बट ऐसा कुछ नहीं था कि कॉम्प्रिहेंसिवली हम टारगेट कर रहे हैं उस चीज़ को। अगर हम ये इस फिगर में देखें तो ये एक डिस्ट्रीब्यूशन है कि कौन सी कंट्रीज के लोग इंडिया में सबसे ज़्यादा आगे पढ़ते हैं। ये आयुष की रिपोर्ट है, ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन, जो एमएचआरडी कंडक्ट करता है। तो इसमें हम देख सकते हैं नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इन 3 कंट्रीज के लीड करते हैं लोग। और अगर हम ओवर आर्चिंगली देखें तो मोस्टली अफ्रीका और साउथ एशिया की कंट्रीज हैं इसमें, जहाँ से लोग आते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स, और ये यूनाइटेड स्टेट्स, ईरान, यमन, इन सबको हम हटा दें तो मोस्टली अफ्रीका के, जैसे सूडान, नाइजीरिया, यहाँ के लोग आते हैं, या फिर हमारे साउथ एशिया की जो कंट्रीज नेबर्स है वहाँ से लोग आते हैं इंडिया में पढ़ने के लिए। तो ये कुछ ट्रेंड्स रहे हैं इंडियन नेशनलाइजेशन के। अ, अब हम देखते हैं कि क्या एजुकेशन एक्सचेंजेस जो होते हैं उनके टाइप्स क्या हैं, कि किस तरीके के एक्सचेंजेस फेज, किस तरीके से ट्रांजैक्शन होता है हायर एजुकेशन का। तो ऐसा है कि चार चार मेजर टाइप्स हैं, जो कि जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, जैसे गैट होता है, ट्रेड इन गुड्स या ट्रेड इन गुड्स का, बेसिकली वैसे ही गैट्स होता है सर्विसेज का। सर्विसेज के लिए जो अग्रीमेंट साइन किया है डब्ल्यूटीओ के मेंबर कंट्रीज हैं। तो इसमें चार बेसिकली टाइप के एजुकेशनल एक्सचेंजेस हैं।
फर्स्ट है क्रॉस बॉर्डर सप्लाई, जिसमें कि रिमोट लर्निंग की अगर हम बात करते हैं कि कहीं से, जैसे हम यूट्यूब में देखते हैं हार्वर्ड के काफ़ी सारे, ऑक्सफोर्ड के काफ़ी सारे वीडियोस रहते हैं टीचर्स के। फिर दूसरा होता है कंजम्पशन ऑफ सर्विस अब्रॉड, कि हम बाहर जा करके पढ़ रहे हैं। फिर तीसरा होता है कि सब सर्विस सप्लायर विद इन अंदर अनदर कंट्री। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि दूसरी कंट्रीज में अपने इंस्टीट्यूशंस, एक मतलब सबऑर्डिनेट इंस्टीट्यूशन खोलती हैं यूनिवर्सिटीज या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। फिर चौथा होता है कि एक्चुअल में जो टीचर्स की मोबिलिटी होती है, टीचर्स जाते हैं, टीचर्स के जो एक्सचेंज होता है कि एक यूनिवर्सिटी का दूसरी यूनिवर्सिटी से टाई अप है, उसके अकॉर्डिंग टीचर्स मूव इन करते हैं। जैसे मान लीजिए इंडिया का टाई अप है हार्वर्ड से, तो हार्वर्ड का कोई प्रोफेसर आकर के इंडिया में 6 महीने के लिए या एक सेमेस्टर के लिए कोर्स पढ़ाएगा। तो इस तरीके की मोबिलिटी होती है, इस तरीके से एक्सचेंज होता है एजुकेशन का। इसके बाद अगर हम देखें कि प्रिंसिपल्स क्या हैं, कि हमको क्या चीज़ें ज़रूरी हैं अगर हमको डेवलप करना है एजुकेशन, हायर एजुकेशन को एज एन इंटरनेशनलाइज एंटिटी। तो इसमें है कि एक तो है ऑटोनॉमी बनानी है हमको, कि अगर जो हमने इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस हैं हमारे, जो मेजर इंस्टीट्यूशंस हैं, आईआईटीज, एनआईटीज या एम्स, और भी जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है जो यूजुअली बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, बिट्स और ये सारे जो इंस्टीट्यूशंस है, तो इनको और ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए टू कोलैबोरेट इंडिपेंडेंटली विद फॉरेन यूनिवर्सिटीज, जो आईवी लीग यूनिवर्सिटीज हैं, मेजर जो क्यू आर जो क्यू आर रैंक क्यूएस रैंकिंग्स में बहुत अच्छी रैंक करती हैं, उनके साथ अलाइन करने की। फिर दूसरा है कि ये जो कैप होता है इनटेक का इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की, कितने परसेंटेज बच्चों को हम लेंगे बाहर फॉरेन कंट्रीज से, तो ये कैप हटा देना चाहिए। फिर तीसरा है कि देर देर मस्ट बी एन इंस्टीट्यूशन ऑफ इंस्टीट्यूशन, या एक ओवर आर्चिंग बॉडी है जो कि कॉम्प्रिहेंसिव फॉरेन पॉलिसी को गाइड कर सके हायर एजुकेशन के परस्पेक्टिव से। तो इंडियन नेटवर्क फॉर इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, इस तरीके की कोई एक बॉडी हम बना सकते हैं जो कि काफ़ी सारे काम करेगी, कि एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनाएगी। दूसरा होगा कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं दुनिया की, किस तरीके से बाकी कंट्रीज फेस करती हैं और इंटरनेशनलाइजेशन कर रही हैं हायर एजुकेशन का, तो वो प्रैक्टिसेस कैसे इंडियन इंस्टीट्यूशंस भी अपना सकते हैं। हाँ, तो अब अगर हम देखें कि कौन से इनिशिएटिव्स लिए हैं सरकार ने इसके चलते, तो स्टडी इन इंडिया इनिशिएटिव एक मेजर इनिशिएटिव है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, होम अफेयर्स, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का सबका एक जॉइंट इनिशिएटिव है। तो कौन कौन सी ये हो गई? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, एक्सटर्नल अफेयर्स, फिर होम होम अफेयर्स और कॉमर्स। तो इन सारी मिनिस्ट्रीज का के लिए इम्पोर्टेंट है कि लोग आकर के इंडिया में पढ़ाई करें। जैसे एजुकेशन के लिए इम्पोर्टेंट है ही ऑब्वियसली, एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए इम्पोर्टेंट है कि रिलेशंस में इम्प्रूव होते हैं, होम अफेयर्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडिया में आकर के वो लोग पढ़ रहे हैं, तो इंडिया के कल्चर को समझेंगे, और ये सारी चीज़ें होती हैं कि इंडिया का भी एक अच्छा उनके लिए एनवायरनमेंट होना चाहिए, सेफ एनवायरनमेंट होना चाहिए। जैसे पुलिस वगैरह, लॉ इन्फोर्समेंट भी शुड बी अवेलेबल एंड ऑन हैंड, कि ऐसे चीज़ों से भी हमको डील करना है कि जो दूसरी कंट्री के लोग आ रहे हैं उनको कोई डिस्क्रिमिनेशन ना फेस करना पड़े। फिर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के लिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब लोग आते हैं तो धीरे धीरे करके फ्लोज फंड्स भी आते हैं यहाँ पर, या फिर वो लोग यहाँ पे काम करेंगे तो वो वापस जा करके फिर वो अगर कोई किसी कंपनी में काम करते हैं तो इंडिया का क्या इमेज जा रहा है वहाँ पर, इंडियन इंडस्ट्री का, इंडियन सेटिंग का। तो इसके लिए कॉमर्स कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो ये स्टडी इन इंडिया इनिशिएटिव लिया गया है। इसमें टारगेट नेशंस देखा जाए तो वही अफ्रीका एंड मिडिल ईस्ट है, और सार्क जो साउथ एशियन कंट्रीज है उनको टारगेट किया गया है। फिर प्रमोशन के लिए क्या है कि एजुकेशन काउंसलर्स कुछ अपॉइंट करे गए हैं एट इंडियन मिशन अब्रॉड। तो जो इंडिया के एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, इंडिया के इनिशिएटिव्स, जैसे जैसे ये बहुत सारे अलग अलग इनिशिएटिव्स होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के लोगों को फॉरेन एक्सचेंज के लिए, तो उसको प्रमोट करेंगे वहाँ पर दूसरी कंट्रीज में। फिर इंसेंटिवाइजेशन के लिए स्कॉलरशिप्स इनिशिएट करी गई हैं काफ़ी सारी, इंडस्ट्री एंगेजमेंट इनिशिएट करे गए हैं, जिसकी वजह से फिर लोग यहाँ पर आएंगे तो उनको अप्रेंटिसशिप मिलेगी। इस वजह से भी फिर दे विल वांट टू कम हियर एंड स्टडी, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, इवन आफ्टर स्टडी दे कैन स्टे बैक एंड वर्क हियर। इस तरीके से फिर स्टूडेंट सिटीज़
बनाने का प्लान है, जिसमें कि एक सेफ्टी रहेगी और ईज ऑफ लिविंग रहेगी लोगों के पास, जो लोग आकर के यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। फिर कुछ कस्टमाइज स्पेशलाइजेशन पे फोकस किया गया है कि कुछ नीश प्रोग्राम्स चलाए गए जो इंडिया के लिए, जिसमें इंडिया फेमस है, जैसे योगा के लिए फेमस है, या आर्ट एंड कल्चर के लिए फेमस है, लाइफ साइंसेज के लिए फेमस है, स्पेस के लिए फेमस है। तो इसके लिए कुछ चलाए गए हैं स्कीम्स, जिसमें कि फिर वो लोग आएंगे तो बेसिकली इंडिया का यूएसपी है, इंडियन एजुकेशन का यूएसपी है कि इंडिया इसमें ऑलरेडी प्रोफिशिएंट है, तो दे कैन इम्पार्ट दिस एजुकेशन टू फॉरेन स्टूडेंट्स। फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रिसेंटली जो लॉन्च हुई थी, उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंस दी गई है इंटरनेशनलाइजेशन को हायर एजुकेशन की। तो ये है कि एक इससे इस नीड को एम्फोसाइज करा है कि देयर हैव टू बी ग्लोबल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉर हायर एजुकेशन इन इंडिया। जो हमारी क्यूएस रैंकिंग बहुत अच्छी नहीं आती है हमारे यूनिवर्सिटीज़ की, टॉप 100 में तो हम आसपास भी नहीं होते। तो उस तरह उसको टारगेट किया है कि हमको इस लेवल का पहुंचना है कि वी आर अमंग द टॉप 100, टॉप 50 इंस्टीट्यूशंस। फिर लीगल फ्रेमवर्क एक बनाने की बात करी है, जिसके अंदर जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आकर के इंडिया में अपने इंस्टीट्यूशंस खोल सकती हैं, इंडियन यूनिवर्सिटीज़ कैन कोलैबोरेट विद देम। तो इस तरीके के कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं इंटरनेशनलाइजेशन के लिए हायर एजुकेशन की। हाँ, सो थैंक यू गाइस फॉर स्टिकिंग अराउंड, और प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर मोर कंटेंट। दिस वाज अगेन, आई एम टेलिंग यू, दिस वाज अ पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं यहाँ पे लिंक शेयर कर दूंगा, आप लोग उसको जा करके देख सकते हैं।